Namaskar. FMCG markets are probably one of the most important and one of the biggest markets in the country today. FMCG markets मतलब वो products जो fast moving consumer goods बोला जाता है, जिन products को हम on a regular basis, on a daily basis नहीं तो भी एक on a regular basis हम consume करते हैं. It could be a toothpaste, it could be a biscuit, it could be a soap, साबुन या it could be साबुदाना. जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स है जो फास्ट मूविंग है वो उनको हम एफएमसीजी मार्केट्स बोलते हैं. देखिए एफएमसीजी मार्केट्स जो है इसके बारे में बात करना मैंने बहुत जरूरी इसलिए समझा क्योंकि एफएमसीजी सेल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स प्रोसेसेस. बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सेल्स प्रोसेस होता है इनका. समझना बड़ा मुश्किल होता है और बहुत सारी कंप्लेंट्स है इस एफएमसीजी मार्केट्स पे, स्पेशली द सेल्स प्रोसेस पे. The clients, the customers, in the sense the retailers, they keep on they keep on what do I say? They keep on complaining that ज़्यादा माल थोपा जा रहा है उन पे. There is an unnecessary push of products into their shops. On the other side, the salesperson says that there are a lot of targets on them. And then there are claims which have not been, which sometimes get missed out and वो claims settle नहीं होते हैं. There are schemes which are launched on an everyday basis. और FMCG market का सबसे बड़ा problem ये है कि FMCG companies do not come up with one product. They do not come up with product and product lines. They come up with SKUs. So for an example, अगर एक nail polish कोई बेचता होगा, कोई FMCG company, मैं बात की बात बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. तो नेल पॉलिश मैं नेल पॉलिश यूज नहीं करता, जाहिर सी बात है. लिपस्टिक की बात कर लेते हैं. लिपस्टिक मैं यूज नहीं करता हूँ, नेल पॉलिश भी यूज नहीं करता हूँ. पर लिपस्टिक अगर बात करें तो लिपस्टिक का वो स्टिक जो होता है वो लॉन्ग, शॉर्ट, मोटा, थिन, नॉन ट्रांसफरेबल, पता नहीं, ग्लॉस फिनिश, मैट फिनिश, एंड देन देयर आर कलर्स. एंड उन सारे कलर्स में ये इतने सारे जो SKUs है, ये इतने सारे SKUs को संभालना और SKUs वाइज ऑर्डर कलेक्ट करना और जो बंदा रिटेलर है वो SKU वाइज ऑर्डर उनके लिए देना, ये बहुत मुश्किल होता है. और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, कंपनीज क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं या लोगों को मालूम होता है, जानकारी होती है कि दीज आर अवेलेबल. वो दुकान में आके कुछ भी पूछ सकता है. सो कौन सा फास्ट मूविंग है, एक्चुअली कौन सा बिकता है, कौन सा नहीं बिकता, ये सब जानकारी हासिल करना और इन जानकारियों को इकट्ठा यूज करना बहुत मुश्किल की बात होती है. सो ऑन वन हैंड, मी हैविंग बीन अ सेल्स पर्सन इन द FMCG मार्केट for a very long time, I understand completely the pain that a salesperson goes through. I also understand the pain that a retailer goes through, and to add to all of that, I understand the pain that every organization goes through. Why? Because the organization has to keep up to the production, keep up to producing the products which are in demand, which they think would be in demand. They have to depend on forecasting and so on and so forth. अभी ये FMCG सेल्स होता कैसे है? दो तरीके से होता है. बड़ा क्लीन सी बात है. एक आज के डेट में जो वेरी रिसेंटली ओवर द लास्ट 20-25 इयर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है वो है सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट्स, बड़े बड़े मार्केट्स जो होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल होता है. ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का मतलब ये इसकी खूबसूरती ये है कि दे हैव देयर वेरी रोबस्ट मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज सेलिंग, व्हाट इज नॉट सेलिंग, किसका सेल बढ़ रहा है, किसका सेल डिग्रोथ हो रहा है, और बढ़ता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, डिग्रोथ होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए. सो देयर ऑर्डर और देयर प्रोक्योरमेंट टेक्निक्स, मतलब जब वो कंपनी सेल्स पर्सन के पास जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उनके टेक्निक्स पे उनके इतने रोबस्ट सिस्टम्स है कि उनको इतना परेशानी झेलना शायद ना पड़े. सो दे आर ओनली बिकमिंग बेटर एंड बेटर ऑन अ रेगुलर बेसिस. But then there is this other strata of people who are also selling through small stores, which we still call them mom and pop stores. जो हम बोलते हैं जो मेरा मोहल्ले का बनिए का दुकान types, So हम लोग एक बनिए का दुकान as an example ले लेते हैं. शिव कुमार का दुकान. शिव कुमार का दुकान is one of those stores which is very popular in the locality. जब किसी बंदे को एक अगरबत्ती की जरूरत पड़ती है, शिव कुमार का दुकान. किसी बंदे को एक बिस्किट के पैकेट की जरूरत पड़ती है तो शिव कुमार का दुकान. कभी कभी शिव कुमार का दुकान से बल्ब भी मिल जाता है.
But the fact is, he is probably a small store with a lot of possibilities. पता नहीं क्या क्या उनके पास एक सूप का पैकेट भी मिल सकता है, जो ड्राई सूप आजकल निकला हुआ है वो भी मिल सकता है, उनके पास पॉपकॉर्न का पैकेट भी मिल सकता है। तब वो शिव कुमार का दुकान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे वो सुपरमार्केट या एफएमसीजी सेल्स इन हाइपरमार्केट्स नहीं है। हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इज द मिलियन नंबर ऑफ दिस मोमेंट पॉप स्मॉल स्टोर्स जो है उसके ऊपर है। तो ये जो मोमेंट पॉप स्टोर्स है इनको हम मैनेज कैसे करके करें, हाउ डू वी मेक श्योर we get the right amount of sales without troubling the retailer, so that the retailer is happy with us and the retailer doesn't complain कि मेरे पे थोपा गया है, and the retailer doesn't complain कि मेरा claim नहीं हुआ है, and so on so forth. Now let me tell you, ये एक वीडियो जो आज आप देखने वाले हो या आज आप देख रहे हो, ये वीडियो शायद सारा का सारा टॉपिक्स कवर ना कर पाए। मेरी कोशिश ये रहेगी, हालांकि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियोस रिलीज करने में फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं तो भी स्टेप बाय स्टेप मैं अलग अलग सिचुएशंस का हल जो मुझे समझ में आता है और जो मैंने अपने ऑलमोस्ट 25 to 28 years of career speaking to sales people, doing sales myself, जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है और जो थ्रू माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मैंने लोगों से डिस्कस करके समझा है और सोल्यूशन दिया है एंड देन आई हैव रिसीव्ड फीडबैक एज अ सक्सेसफुल प्रोसेस, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम इस पे एक चीज को हम समझ लेते हैं। वो ये है कि देखिए, हम आज के दिन में जब हम सेल्स की बात करते हैं, हमको एज अ सेल्स पर्सन, सो आई एम द सेल्स पर्सन ऑफ द कंपनी। नाउ आई कुड बी अ सेल्स मैनेजर, आई कुड बी द फीट ऑन स्ट्रीट, आई कुड बी द डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स पर्सन। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। Now, whoever I am, when I visit one of these moment pop stores, the first thing that comes into my mind is my target. So I have been given a target by the company, by my organization, by my boss, his super boss, and so on and so forth. There could also be, now these are nitty-gritties जिसमें मैं बाद में जाऊंगा, किसी और वीडियो पे बात करूंगा, पर I might be given a focus target also, a focus product. कि मेरे पास आज के डेट में 46 डिफरेंट काइंड ऑफ SKUs है, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसके SKUs, उसके जो वेरिएंट्स है, वो फोकस होगा एक पर्टिकुलर मंथ में। आई एम नॉट गेटिंग देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी जनरलाइज्ड थिंग। मेरे पास कुछ अबाउट 40-45 प्रोडक्ट्स हैं। वो हो सकता है वो 45 प्रोडक्ट्स 245 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। अब मैं प्रोडक्ट्स बोले तो मैं SKUs की बात कर रहा हूँ, बट लेट मी जस्ट टेक अ बॉलपार्क फिगर, 45-50 प्रोडक्ट्स मेरे पास है। तो आज के डेट में मैं जब जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, और देखिए इस वीडियो शुरू होने से पहले मैंने कुछ चीजें जो लिख के आपके सामने स्क्रीन में आया होगा, उसमें मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बताया है। देखिए, ये वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो ये वीडियो के बाद कुछ चीजें चेंज होना जरूरी है। Until and unless you are here to change what you have been doing already, it doesn't make sense going through the rest of the video. अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो वीडियो कंप्लीट सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया गेट इन टच विद मी। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, आप कमेंट पे लिखिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, आप उस पर भी कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आई विल लीव माई ईमेल आईडी, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी if necessary, if it is that serious, if you are heading an organizational sales or something, we can even talk. Everything is possible, that's not a big deal at all. तो अभी हम ये बोल रहे हैं कि देखिए, कुछ चीजें हैं जो हमको बदलना चाहिए। अब बदलने के लिए कोई चीज तो होगी जो हम सही नहीं कर रहे हैं, या जो हम करते हुए आ रहे हैं हम उसको सही समझते हैं, पर वो शायद अलग तरीके से की जा सकती है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी को मानना पड़ेगा कि देयर इज अ पॉसिबल वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग इन अ डिफरेंट मैनर। जो करते हुए आया वही अगर करेंगे तो हमको वही मिलता रहेगा। जैसा बोलते हैं ना, 2+2 4। आज के डेट में 2+2 4 है, कल भी अगर मैं 2+2 मतलब 4 अगर मुझे चाहिए, 2+2 करूंगा 4 मेरे को मिल जाएगा, 3+1 करूंगा 4 मिल जाएगा। लेकिन परसों अगर मुझे 7 चाहिए होगा ना, तो 2+2 करने से 7 नहीं आएगा। आई विल हैव टू चेंज द इनपुट्स, तो मुझे 4+3 करना पड़ेगा। सो इफ आई कीप डूइंग द सेम थिंग, आई विल कीप गेटिंग बैक द सेम थिंग। तो ये हमारी जो जिंदगी है ना, डेली का जो सुबह उठना और मार्केट में जाना, और सो कॉल्ड हम लोग जो सेल्स के भाषा में जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं कि मार्केट में पीसना, वो वैसे ही चलता रहेगा। इफ वी वांट टू हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ डूइंग सेल्स, इफ यू वांट टू लव सेल्स, इफ यू वांट टू फॉल इन लव विद सेल्स, तो ये कुछ चीजें जो है वो चेंज करना जरूरी है। अभी मैं चेंज करने के लिए कुछ
बहुत भारी भरकम चीज चेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करने से। देखिए, हम लोग आज के डेट में सेकेंडरी सेल्स पे जोर देते हैं, मानिएगा या ना मानिए, आप थोड़ा सोच के देखिए। आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, हम जब वापस ऑफिस जाते हैं तो हम बॉस को क्या बताते हैं कि हमको इतना ऑर्डर मिला है फलाना दुकान से। बॉस भी खुश होता है 99% ऑफ द टाइम, और हमारे पास और कोई उपाय नहीं होता है हमारा सेल्स या हमारा मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कैसा कर रहा है वो जानने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। The only way we have is to understand कि इस दुकान ने पिछले महीने मुझे 20 प्रोडक्ट का सेल दिया था, ऑर्डर दिया था, और उसी दुकान ने इस महीने मुझे 30 दिया, तो मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वही दुकान आप देखेंगे और आप थोड़ा सोच के देखिए, ये सबके साथ होता है। 6 महीने बाद अचानक एक दिन 50 प्रोडक्ट, 60 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट लाके आपके सामने खड़ा करते, बोलते ये तो जमा हुआ, बिका ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं था, इसका कुछ कीजिए। By that time, if it is a expiry वाला product, if it is a product which has an expiry date, वो शायद खराब हो गया हो, तब आप सोचने लगते हैं कि इसका क्या किया जाए। दुकानदार ना खुश, हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, and so on so forth। और दूसरा ये होता है कि हम प्राइमरी सेल्स देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को हमने कितना माल, कोट अनकोट, हमने कितना माल थोपा, हाउ मच डिड वी पुश इन टू द डिस्ट्रीब्यूटर। इससे कंपनी वो बहुत खुश होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से इतना ऑर्डर आ गया। सो कंपनी का काम करता है, कंपनी का जो सीनियर मोस्ट पीपल है, दे डू देयर वर्क, देयर फोकस इज डिस्ट्रीब्यूटर कितना माल उठा रहा, बिकॉज दैट इज द रियल सेल्स दैट द कंपनी इज गोइंग थ्रू। बट हमारा जो ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट, डू यू रियली थिंक that measurement is dependent on the secondary sales or the primary sales? I beg to differ। थोड़ा सोच के देखिए, सेल्स वही है जो काउंटर से ऑफटेक होता है, जो एक्चुअली कंज्यूमर लेके जाता है। ना, डोंट गेट इनटू कि वो कहां से पता चलेगा, वी विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इट इज कैसे करें हम वो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट दिस काउंटर ऑफटेक इज द बेसिस ऑफ आवर रियल सेल्स। मार्केट में कितना माल बिक रहा है वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड टर्शियरी सेल्स। सो मेरा ये जो फर्स्ट पॉइंट जो मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा जहन में अपना डाल ले, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज इट इज नॉट द प्राइमरी सेल्स दैट रियली मैटर्स, इट मैटर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, बट प्राइमरी सेल डिपेंड करता है सेकेंडरी सेल्स पे, और सेकेंडरी सेल्स डिपेंड करता है टर्शियरी सेल्स पे। टर्शियरी सेल्स पे, एंड यू आर राइट ऑन दिस वन, टर्शियरी सेल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि हम तो सारा दिन एक दुकान में खड़ा रह नहीं सकते। खड़े रह भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट जब जब कोई लेने आए हमको दिखे और हमको नजर आए। तो ये बात आपकी जायज है। तो टर्शियरी सेल्स का फिर कैसे करके हम हाउ कैन वी कीप अ कंट्रोल ऑन टर्शियरी सेल्स, एक्सेप्टेड। लेकिन मैं कैसे करके करूं उस पे अभी इस वक्त नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे और आपके और मेरे बीच में ये जगह पे मैं एक एक्सेप्टेंस चाह रहा हूं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट टर्शियरी सेल्स इज इंपॉर्टेंट। टर्शियरी सेल्स अगर हमको मालूम चल जाता है, अगर इफ वी गेट आवर हैंड्स ओवर टर्शियरी सेल्स, देन आवर सेल्स इज नीट, देन वी नो ये माल बिका है, तो ये माल की डिमांड है उस दुकान पे। नाउ यू लाइक इट और नॉट, how do you think the retailer puts his order? The retailer does not put his order because he likes me। एक बार कर देगा, पसंद है, 2 बार कर देगा, 3 बार कर देगा, उसके बाद उसका जब जम जाएगा प्रोडक्ट तो फिर वो नहीं करेगा ऑर्डर। तो उसका ऑर्डर किस पे डिपेंडेंट है? उसका ऑर्डर डिपेंडेंट है टर्शियरी सेल्स पे, उसका काउंटर से कितना गया। हम जब एक दुकानदार के पास जाते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि सर कुछ ऑर्डर होगा। ज्यादातर हमारे पास टाइम नहीं होता, या उनके पास टाइम नहीं होता, हमको भागना पड़ता है, उनको भागना पड़ता है, एंड देयर इज नो सिस्टम। हम जाते हैं, हम खड़े रहते हैं, या तो दूसरे 4 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, हम भी घुस जाते हैं, बोलते कि सर थोड़ा देखिए, भैया थोड़ा देखिए ना, या जैसे कि हमने नाम दिया था शिव कुमार जी थोड़ा देखिए क्या ऑर्डर होगा हमारा। तो शिव कुमार जी किस बेसिस पे ऑर्डर देते हैं, वैसे करके झांकते हैं, और हमें बोला जाता है कि वो जो झांकते हैं उसमें वो स्कैन कर लेते हैं कि कितना प्रोडक्ट कौन सा कंपनी का कितना बिका है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट यू एंड आई बोथ नो कि ये बात सच नहीं है। सो फिर कैसे करके? Now it is important, सबसे पहले मान लेते हैं कि टर्शियरी ऑर्डर हमको समझना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हम जाके उनका, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आई स्वेयर, आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एंड इफ यू हैव द पेशेंस टू गो थ्रू इट, यू विल स्लीप वेरी नाइसली एवरी नाइट। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन।
तो हमको कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि हम उनका टर्शियरी ऑर्डर का पता कर सके। अभी आते हैं वो तरकीब पे। ये टर्शियरी ऑर्डर पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है उनका स्टॉक लेना। हर पॉइंट पे घबराइएगा नहीं। अभी आप तुरंत बोलने लगे होंगे मन में, स्टॉक कौन देता है? स्टॉक लेना आसान है क्या? अरे आप दुकान में जाके दिखा दीजिए, दिस इज थियोरिटिकल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। यही सब बातें मन में आ रही होगी आपकी, मानता हूं मैं इस बात को। लेकिन whatever I am saying has been done. It has been done not by one company, not by two companies, not by three companies, लेकिन 10 कंपनी में से 3 कंपनी ने किया है और 3 कंपनी अच्छी रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनका नाम भी है। There are organizations who do it. अभी ये जो है ना, ये एक सिस्टम है। जिन सिस्टम्स को हमको लागू करना पड़ेगा, उसके भी सिस्टम्स है, उसके भी टेक्निक्स है, स्टेप्स है, मैं सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन ये जो सिस्टम्स है, ये सिस्टम्स को लागू करना बहुत जरूरी है। अभी हम कैसे करें? हम पीडीएफ, हम आज के डेट में पीडीएफ दिए गए हैं लोगों को, तो हम पीडीए में सेकेंडरी ऑर्डर हम ले लेते हैं, बट दैट सेकेंडरी ऑर्डर इज बेस्ड ऑन व्हाटएवर ही इज सेइंग, व्हाटएवर ही इज सेइंग। हाथ ऊपर गया। अच्छा, बट आज हम लोग क्या करते हैं, आज के डेट में वो पीडीएस दिए गए हैं हम लोगों को, सो इट इज वेरी पॉसिबल दैट अ सेल्स पर्सन विल प्रॉब्ली राइट डाउन दिस सेकेंडरी ऑर्डर। Now the secondary order is based on complete assumption. I repeat, it is based on assumption. Now, आप लोग sales बढ़ाना चाहते हो. You would like to increase sales. Not only your secondary and primary, you would also like to increase the sales of Shiv Kumar ji, right? That grocery shop guy. Now, how seriously do you think you can increase sales of something? Increase anything. You can grow anything which you cannot measure. Now, एक English में एक कहावत है और एक बड़ा पॉपुलर चीज है, मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूं, व्हाट कैनॉट बी मेजर्ड कैनॉट बी ग्रोन। अगर हम सेकेंडरी प्राइमरी छोड़ के अगर टर्शियरी सेल्स की बात करें, अगर हम ऑफटेक मेजर नहीं कर पा रहे तो हम ऑफटेक कैसे करके ग्रो करें? एवरीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन assumptions will someday crumble. किसी ना किसी दिन वो एकदम वो ताश के घर की तरह गिर जाएगा। इट विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। अगर जितना दिन सस्टेन कर रहा है उतना दिन हम लकी है, लेकिन कोई ना कोई टाइम आएगा जब वो गिरेगा, और जिस दिन वो गिरेगा उस दिन हमारे सर पे भारी बोझ। somebody, some दुकानदार और मे बी a row of दुकानदार will all of a sudden come and say कि आपका ये माल पड़ा हुआ है, आपने दिया था, आपने बोला था लॉन्च टाइम पे की। और कभी कभी ऐसा होता है, स्कीम देख के दिखा के हम लोग उनको डाल देते हैं, पर वो अल्टीमेटली बिकता नहीं है हमेशा। कभी कभी बिक जाता है स्कीम, अगर वो लोग सही तरीके से दे, अगर स्कीम चले, अगर हम लोग शेल्फ टेकर्स दे, अगर हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग करें, सो ऑन सो फोर्थ, कुछ ना कुछ तो बिक जाता है। लेकिन हमारा जो ये डिस्कशन है, दैट इज नॉट अबाउट व्हाट हैज सोल्ड, दैट इज दिस डिस्कशन इज अबाउट व्हाट डिड नॉट सेल और व्हाट हैपेंस व्हेन इट डज नॉट सेल। ये बहुत बारी होता है कि बहुत चीजें नहीं बिकता है, वो जमा रह जाता है, और इनको लेके बहुत ज्यादा मनमानी तो नहीं बोलूंगा, बट एक इरिटेशन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की क्रिएशन होती है बिटवीन द रिटेलर एंड द सेल्स पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट अस कम टू द फैक्ट बीइंग to accept the fact that हमको टर्शियरी सेल्स लेना पड़ेगा। टर्शियरी सेल्स लेने के लिए एक ही तरीका है, वो है we will need to take stocks। अभी आप बोलेंगे स्टॉक्स लेना तो बड़ा मुश्किल है, जैसा कि मैंने कहा पहले, अगर स्टॉक्स लेना मुश्किल है तो इसके तरकीब निकालने पड़ेंगे। वो कैसे, वो भी मैं बता देता हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा दुकानदार है जो ओवर स्टॉकिंग पसंद करता है? नहीं ना, एक भी नहीं है। ऐसा कौन सा दुकानदार है जो चाहता है कि अपना पैसा पेड स्टॉक पे पैसा फंस गया हो? ऐसा कौन सा दुकानदार चाहता है जो समझना नहीं चाहता कि कौन सा एक्चुअली बिक रहा है? जो प्रोडक्ट बिक रहा है, बहुत ज्यादा डिमांड है, जरूरी नहीं है कि एक दिन में 40 लोग आके खरीदे और उनको याद रह जाए। हो सकता है कुछ होता है एक दिन में 4-5 करके बिक जाए, तो भी बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट है, इट इज कॉल्ड गुड सेल्स। लेकिन जरूरी नहीं है उस दुकानदार को ये सारी बातें याद रहे। तो कौन सा दुकानदार है जो ये बात याद नहीं रखना चाहता है? एवरी शॉपकीपर वांट्स टू रिमेंबर which are the products which are selling high, which are the products which are not selling, which are the products which are showing growth, which are the products which are showing degrowth, which are the products which are not sold and getting piled up, मतलब जो जमा होता जा रहा है वो बिक नहीं रहा है। Every दुकानदार, every shopkeeper wants to know all this। हम अगर किसी दुकान में जाए और दुकानदार को हम अगर ये समझाए कि सर देखिए, आपके लिए स्टॉक लेना तकलीफ होता है, अभी नाउ आई एम गिविंग यू अ सॉल्यूशन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आप किसी दुकान में जाए और दुकान में जाके ये आप बताएं कि सर आपको ना स्टॉक लेना तो आपसे पॉसिबल नहीं होता है हमेशा, मैं समझ सकता हूं इस बात को,
कैसा रहेगा अगर मैं आपके लिए स्टॉक लेके दूं और उसके बेसिस पे हम आपको ऑर्डर दें। मैं एक बात समझता हूं, 1, 2, 3 महीना ये थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन उसके बाद से सुकून की जिंदगी आपके लिए भी, यू विल लिव अ वेरी गुड लाइफ एंड योर कस्टमर दैट शिव कुमार जी एज वेल। नाउ आई टेल यू, सबसे पहला बात तो यह है ना कि जब हम उनको ये बात बोलेंगे, वो बोलेंगे ना ये तो हम तो कर ही लेते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। उनको आई एम सॉरी, वो बोलेंगे ना ये तो हम कर ही लेते हैं सो एंड सो फोर्थ। उनको समझाना जरूरी है, उनको बहुत समझाना जरूरी है कि सर देखिए, आज तक जो होता हुआ आया है वो ये है, आपको मुझे मालूम है आप सिर्फ हमारे साथ नहीं, बहुत सारे कंपनीज के साथ आपका ऐसा होता है। ये 1 मिनट की बात है, एक मतलब दिस विल टेक यू 20 सेकंड्स अगर आप ठीक से समझा के बोल सके। इट डजंट टेक मच टाइम। उनको बताना है कि सर आपका ओवरस्टॉकिंग होता है, कभी कभार होता है कि नहीं सर, माल जमा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट असली में सेल हो रहा है वो प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि वो प्रोडक्ट बढ़ रहा है सेल उसका कि घट रहा है सेल, कोई बताने वाला नहीं होता है। आपके पास इतना टाइम हम देते नहीं है या दे नहीं पाते हैं। सर कैसा लगेगा अगर, यही क्वेश्चन है, ये आप अपने दुकानदार से नाइसली पोलाइटली इन द राइट मैनर और राइट टाइमिंग पे, ऐसा नहीं कि 40 लोग खड़े हैं और उसके बीच में घुस के आप बात कर रहे हो, लेकिन समय देख के, हो सकता है कि एक बार में उस दुकानदार टाइम ना दे पाए, नेक्स्ट विजिट में बताइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन उनको ये बताइए कि सर कैसा लगेगा अगर आपको मैं सही सजेशन दे सकूं और ये स्टॉक जो सही में चलेगा वो दूं और जो नहीं चलेगा। क्योंकि सर अगर स्टॉक मैं आपको देता भी हूं भर भर के, आप अगर मुझसे प्यार करते हैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपको अच्छा लगता हूं, आपने भाईचारे में स्टॉक ले भी लिया और पेमेंट भी कर दिया, कल के डेट में सर कितना दिन तक आप झेलेंगे उसको? स्टॉक अगर बढ़ जाता है तो सर कहीं ना कहीं तो आप मेरे पास ही आओगे। तो मैं भी वो अवॉइड करना चाहता हूं कि आपके पास स्टॉक बिल्डअप हो, मैं वो अवॉइड करना चाहता हूं कि आपका स्टॉक जो ग्रोथ हो रहा है, जो असली स्टॉक आपको रखना चाहिए वो आपके पास ना रहे, और दुकान में कोई आए आपसे मांगे, आप दे नहीं पाए, वो किसी और दुकान में जाए, आपका कस्टमर का भी लॉस हो सकता है उसके वजह से। ये सारी चीजें छोटी छोटी करके और डिटेल में अगर हम लोग कभी फेस टू फेस क्लासरूम सेशन या कोई भी सेशन में बैठे तो मैं और डिस्कस कर सकता हूं। वीडियो में फिलहाल इतना ही मैं बताना चाहता हूं कि वी नीड टू मेक दैट शॉपकीपर शिव कुमार जी, वी नीड टू मेक शिव कुमार जी अंडरस्टैंड the benefit that he is going to get out of me taking stocks। उनको बताना पड़ेगा उनके लिए क्या फायदा है मेरे स्टॉक लेने से। मेरा फायदा तो जरूर है, मेरा फायदा यह है कि सर मैं आपके साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहता हूं, इसी के लिए मैं आपसे ये स्टॉक्स, आपका स्टॉक्स लेना चाहता हूं। ये स्टॉक्स में मैं तभी लूंगा जब आप फ्री रहेंगे या जब आपका कोई बंदा फ्री रहेगा। ऐसा तो नहीं है सर आपके पास 150-200 पीस पड़ा हुआ रहता है, तो भी एक अंडरस्टैंडेबल स्टॉक मैं देख के लेना चाहता हूं, जो कि फिजिकल स्टॉक काउंट करना चाहता हूं। आपका दुकान में, गोडाउन में कहां पे क्या है नहीं है सर, उसमें 2 मिनट लगता है, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी के साथ दे सकता हूं, गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 2 से 3 महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। बस 2 से 3 महीना, उसमें से 2 से 3 महीना बोलो या 2 से 3-4 विजिट बोलो। अगर महीने में आप लोग 2 बार विजिट करते हैं तो 4 विजिट, और 4 मतलब महीने में 1 बार विजिट करते हो तो 4 महीना, इसी हिसाब से आप बात करो। बोलो कि 4 विजिट के बाद सर आप बोलोगे कि मैंने आपके साथ क्या किया, आप मुझे इतना सा एक मौका दे दो। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, आपका जो स्टॉक है, स्टॉक मैं लूंगा, स्टॉक के बेसिस पे आपके सामने भी क्लियर होगा, एक लॉजिकल ऑर्डर मैं आपको सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। जो लॉजिक मैं आपको बोलूंगा, आपको ठीक लगे तो ही आप दीजिएगा। यहीं तक आपको बात करनी है, यहां तक अगर कोई मान जाए। अच्छा, यहां पे मैं बता दूं, आपके मान लीजिए 10 रिटेलर है, 10 शिव कुमार जी है, हो सकता है 10 शिव कुमार में से 6 शिव कुमार मना कर देता है, बोलता नहीं चाहिए, नहीं जैसा है चलने दीजिए, नहीं इतना टाइम कहां पे है। अब मैं मानता हूं शिव कुमार जी एक दुकानदार है, जो कि छोटा दुकान है उनका, 60 स्क्वायर फीट का दुकान हो सकता है, 60 स्क्वायर फीट शॉप, और उनमें से शिव कुमार जी के पास 2 लड़के काम करते हैं, जो गोडाउन में घुसा रहता है, उसको बोलता है 2 किलो चावल निकाल, 2 किलो आलू निकाल, वो आलू, चावल, अदरक और लहसुन भी निकाल रहा है, और साथ साथ बिस्किट का और शुगर भी निकाल के दे रहा है। आई अंडरस्टैंड इट, दे आर वेरी बिजी, और सामने हमेशा उसके पास 5-6 कस्टमर खड़ा है। तो मैं मान सकता हूं कि 10 में से 6 कस्टमर मना कर दे, कोई बात नहीं सर, आप 4 कस्टमर से शुरू करो। और आपका ये कस्टमर से शुरू करना या वो 10 कस्टमर, 10 के 10 जो आपके जो रिटेलर्स है उनके साथ शुरू करना, ये डिपेंड करता और एक चीज पे, जो शायद आप लोगों ने अब तक कर रखा होगा, और ये जबरदस्ती हाँ या ना बोलने की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो आपको करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग या ट्रस्ट बिल्डिंग। अभी मैं एक बेंचमार्क आपको बता देता हूं। रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या होता है मालूम है? हम लोग एक पैरेटोस प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हैं।
बोला जाता है कि अगर मतलब हम लोग जब सेल करते हैं ना, उसका 80% ऑफ द टाइम हमको रिलेशनशिप बनाने में जाना चाहिए, 20% ऑफ द टाइम सेल्स होना चाहिए। यानी कि मैं अगर टोटल सेल 1 मिनट करता हूं, 1 मिनट का 80% टाइम, 1 मिनट का 80% टाइम जाना चाहिए रिलेशनशिप बिल्डिंग में। यानी कि घुस के और सर क्या ऑर्डर होगा आज का, ये नहीं बोलना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा दिखेगा उसमें, उस दुकान में। आप बोलिए कि सर बड़ा साफ लग रहा है आज दुकान, सर क्या बात है आज तो सर मौसम बहुत खुश हो रहा है सर, और सर कैसे हैं आप। इसके भी तरीके हैं, मैं बता दूंगा रिलेशनशिप बिल्डिंग के किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये रिलेशनशिप बिल्डिंग की भी बहुत सारे तरीके हैं। तो बात करते हैं डीएसआर की। और डीएसआर ऐसा चीज नहीं है जो विच इज अ जजमेंट, एक जजिंग टूल कि डीएसआर मैं भरूंगा, भर के बॉस को दिखाऊंगा, बॉस उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि मैंने काम किया है कि नहीं किया है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डीएसआर इज एक्चुअली समथिंग which actually is a tool that helps you build relations. Trust me on this one. DSR is actually a tool which is for me, the salesperson, and it is not for my boss. Boss मांगे तो दिखा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। But DSR is actually a very handy tool. अगर आप DSR ना फॉलो करते हो, अगर आपके कंपनी में DSR का सिस्टम्स नहीं है, तो you can do this in other ways. जब आपको मालूम चलेगा कि DSR रिलेशनशिप बिल्डिंग में या ट्रस्ट बिल्डिंग में कैसे करके यूज होता है या कैसे करके आप यूज कर सकते हो, वो आप DSR पे करो या कहीं और करो, किसी और तरीके से करो, वो आपके ऊपर। पर that I will tell you when we do that video, आपको पता चलेगा कि DSR is also a very handy tool in building relationship. अभी ये बात करते हैं कि वो रिलेशनशिप बड़ा जरूरी है in order to make sure that the dealer or the retailer listens to you. कि आप जब उनको बोले कि सर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं कुछ नहीं, मेरा पहला 4 से 5 विजिट मिनिमम, मैं सिर्फ आपका स्टॉक लेना चाहता हूं। मैं तो हफ्ते में एक ही बार आता हूं, कोई अगर हफ्ते में अगर आप 2 बार जाते हैं तो 2 बार की बात करो, पर मैं हफ्ते में 1 बार आता हूं या महीने में 1 बार आता हूं या 15 दिन में 1 बार आता हूं। आप मुझे सिर्फ इतना करने दीजिए, जस्ट लेट मी टेक स्टॉक्स, बस इतना ही आपको करना है। आपको आमने सामने मैं दिखा दूंगा कि स्टॉक्स के वजह से, स्टॉक्स मेरे जानने के वजह से कैसे मैं आपको लॉजिकली आपको प्रोडक्ट्स दे सकता हूं जिससे कि आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू एंड आई विल हैव कंप्लीटली गुड रिलेशन। आप मुझे देख के खुश होंगे, मैं आपको देख के खुश होऊंगा। सर आज के डेट में ऐसा लगता है कि आई एम हियर बिकॉज आई वांट टू ओनली सेल, आई वुड लाइक टू बी योर बिजनेस पार्टनर इन द सेंस, अब डायरेक्टली सीरियसली मत बोलना बिजनेस पार्टनर, मतलब ये समझाइए उनको दैट आई वुड लाइक टू बी एन एसोसिएट हु विल हेल्प यू बिल्ड योर बिजनेस विथ माई प्रोडक्ट्स एटलीस्ट। बाकी प्रोडक्ट्स का मालूम नहीं है, और हो सकता है सर कि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग जाए, आप बाकी लोगों को भी बोलो, बाकी कंपनीज को भी बोलो कि ये तरीका समझाए। सर सिर्फ 4 विजिट की बात कर रहा हूं, ये मैं चाहता हूं कि आप मुझे मौका दे दें। ये वो तभी सुनेगा जब आपके साथ रिलेशन अच्छा होगा, जब वो आपको ट्रस्ट करेगा। हाँ, आपका बैकग्राउंड, आपका उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। पर मैं ये समझता हूं अगर रिलेशनशिप अच्छा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा रहा है तो ये आपके लिए मौका है रिलेशनशिप अच्छा बनाने का। नाउ यू गाइज आर ऑल बीन देयर डन दैट, आप लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से सेल्स पे हो, तो ये बताना जरूरी नहीं है कि ये आप कैसे करके उनके सामने पेश करोगे या प्रस्ताव रखोगे। सो यहां तक इसको रखते हैं। अभी ये हम जो स्टॉक्स लेंगे, स्टॉक्स लेने के बाद का जो सिस्टम है, वो सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। आई विल ट्राई एंड डू इट ऑन अ व्हाइट बोर्ड, और मैं दिखा दूंगा कि कैसे करके ऑन अ सिंपल A4 साइज शीट ऑफ पेपर या A3 साइज शीट ऑफ पेपर फोल्डेड इनटू टू per dealer, which we call a DRC card, a dealer report card, client report card, retailer report card, या कुछ भी आप बोल सकते हो, जिसमें आप फिजिकली स्टॉक ले सकते हो। नाउ माइंड माय वर्ड्स, आज के डेट में दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, बहुत लोग, बहुत कंपनीज दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन PDAs एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर PDA में आपका टर्शियरी कैलकुलेट करने का यंत्र है, टर्शियरी इज नॉट अबाउट पिछली बार 10 का ऑर्डर लिया था तो इसके बाद इस बार मैंने 20 का ऑर्डर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 का 10 बिक गया है। तो योर एक्चुअल सेकेंडरी, एक्चुअल टर्शियरी आउटपुट, यानी कि जो काउंटर सेल्स हुआ है वो आपके पास नहीं रहता है। उससे आपके पास काउंटर सेल्स जानने के लिए स्टॉक पोजीशन लेना जरूरी है। देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। अगर आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में, आपके PDA में, आप जो टैब यूज करते हो उसके ऊपर अगर आपका ये सिस्टम है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अगर स्टॉक अगर कभी लेते हैं, स्टॉक ओरिजिनल रियल होना चाहिए।
नहीं तो क्या होगा, हम ओरिजिनल, हम रियल स्टॉक्स ना लेके अगर हम स्टॉक्स मान लीजिए 6 पड़ा हुआ, हमने 4 दिखा दिया, तो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, बात वहीं की वहीं रह जाएगी और बिगड़ जाएगी, और वो दुकानदार बेचारा और किसी सेल्स पर्सन जो आपके और हमारे दोस्त होंगे उस पर भरोसा नहीं करेगा। जब आपको दिखेगा कि उनका सेल ऐसा हुआ था कि पहली बार शायद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद पता नहीं 20, 24, तो उनको दिखेगा कि ये ग्रोथ हो रहा है, और इससे बहुत आसानी से उनको मालूम चल जाएगा कि भैया दिस इज ग्रोइंग। अगर 24 का सेल इस बार हुआ है और मेरे पास अगर 2 पीस पड़ा हुआ है, भैया इट इज बट नेचुरल दैट द सेल विल इंक्रीज फ्रॉम 24 टू प्रॉब्ली 30 और 36, और 2 पड़ा हुआ तो मैं 34 पीसेस का शायद ऑर्डर दूंगा। इट्स अ वेरी नेचुरल, बहुत बड़ा, बहुत आसान सा, बहुत कॉमन सा तरीका है उनको समझाने के लिए ना। वो सब मैं व्हेन वी शिफ्ट टू द व्हाइट बोर्ड आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू दैट। बट उससे पहले एक चीज बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ग्रोथ दिखेगा। अभी आप सोच रहे हैं, आप तो जैसे बोल रहे हो उसमें तो ग्रोथ ही दिखेगा, अगर डी ग्रोथ दिखता है तो क्या होता है? बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता है कि आपने पहली बार उनको स्कीम के दौरान या लॉन्च किया था, आपने 24 पीस दिया था, पहली बार आपने टर्शियरी सेल्स जो ऑफटेक, क्लाइंट ऑफटेक, काउंटर ऑफटेक है, वो टर्शियरी सेल्स आपने देखा पहली बार 6, पहली बार 20, उसके बाद आपने देखा ये 20 बन गया 12, उसके बाद अचानक वो 12 बन गया 6, और उसके बाद आप ऑर्डर लेने गए, आप तो देख रहे हैं या तो ये तो घट रहा है, तो दुकानदार तो बोलेगा माल उठाइए, माल उठाइए, करेक्ट। दुकानदार ये भी बोल सकता है ना। इसमें हम लोग इसलिए डरते हैं कि हम पकड़े जाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा। ऑफिस में बात हो रही होगी कि ये प्रोडक्ट है ना, मार्केट में वो वाली चीज नहीं आ रही है जो हमने सोचा था। एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक प्रोडक्ट हमने के लिए लॉन्च किया है, कोई कंपनी अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो वो कंपनी का प्रोडक्ट जो है, दैट प्रोडक्ट मस्ट हैव बीन वेल रिसर्च्ड, वेल प्लेस्ड, वेल पैकेज्ड, एंड प्रॉब्ली द प्राइसिंग इज आल्सो फैंटास्टिक। तो प्राइसिंग सोच समझ के की जाती है। यहाँ पे मैं 2 बातें बोलूंगा। एक तो अगर डिग्रोथ दिखता है तो क्या करना है, दूसरा मैं ये बोलूंगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द शॉपकीपर माइट स्टार्ट शाउटिंग कि इसका दाम घटाइए, इसका देखिए वो कंपनी इतना कम दाम में देता है। ये सब अगर जो कोई भी, इफ यू आर अ सेल्स मैनेजर, आपके पास आके कोई अगर ये बोलता है कि दुकानदार ने बोला दाम घटाने के लिए, तो थोड़ा सोचिए, दुकानदार को दाम से क्या मतलब है? दुकानदार को अगर 15% मिलता है, 20 रुपए का 15% दुकानदार के लिए ज्यादा होता है, ना कि 18 रुपए का 15%। यह है पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट यह है, लेट अस नॉट टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, जिसको हम लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। देखिए, दाम हम तय नहीं करते, आप तय नहीं करते, दाम तय करता है ब्रांड जो मैनेज करते हैं, ब्रांड मैनेजर्स, या जो कंपनी है, कंपनी के सीनियर्स, कोई और ब्रांड प्राइसिंग तय करता है, पैकेजिंग तय करता है कोई और। सो उन लोगों ने, वो लोग वेल रिसर्च्ड एक प्रोसेस के माध्यम से वो लोग करते हैं। दे आर वेल एजुकेटेड, दे वेल एजुकेटेड मींस दे आर वेल वर्स्ड, दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट देयर पर्सनल फील्ड्स। तो उनको बदलना हमारा काम नहीं है। हमारा काम, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, दैट्स व्हाट मेक्स एन एक्सपर्ट सेल्स पर्सन। जो हमारा काम है, जो हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम कैसे करके सेल करें, कैसे करके प्लेस करें, कैसे करके हम उनका सेल में ग्रोथ लाएं, वो मेरा काम है, वहां पे मेरा काम बनता है। ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्ट अच्छा सेल होता है तो उसका श्रेय सब मिलके बांट लेते हैं। वो ब्रांडिंग टीम भी बांटेगा उसका अपना श्रेय, और आप भी बांटोगे। हो सकता है कि कभी कभार आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट तो मेरे चलते बिका है, सो बी इट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे चलते प्रोडक्ट बिकता है, दैट इज व्हाई वी आर देयर, दैट इज व्हाई वी आर दैट ब्रीड ऑफ पीपल हु कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। अभी देखिए, दूसरी बात ये मैं बोलने वाला था कि ये जो प्रोडक्ट्स हम सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट अगर नहीं सेल होता है, उनका डी ग्रोथ दिख रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैं आपसे 3 कॉमन रीजंस के बारे में बात करके आज ये व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट करूंगा। देखिए, ये वो प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। देखिए, पहला आप नोटिस कीजिएगा कि 99% ऑफ द टाइम वो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं है। देखिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मोस्टली आर प्रोडक्ट्स विच लोग घर से 99% ऑफ द टाइम, अगर नमक, हल्दी, तेल है तो अलग बात है, पर बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम घर से लिख के लेके नहीं जाते, दुकान में दिख जाता है तो हम बोलते हैं वो एक दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगरबत्ती, इवन बिस्किट का पैकेट, वो ऐसा है कि घर पे है, लेकिन एक क्रीम बिस्किट दिख गया तो हमारे घर पे कोई दूसरा प्रोडक्ट है, दूसरा बिस्किट है, फिर भी हमको लगता है कि एक क्रीम बिस्किट ले लेना चाहिए, दिख गया तो हम लोगों ने ले लिया। तो इसीलिए शायद रिटेल में एक प्रचलित, एक वेरी पॉपुलर मतलब फ्रेज है, जो दिखता है वो बिकता है ना। इसके लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट में डिग्रोथ दिख रहा है वो दुकान में कहां पे है, कहीं छिपा हुआ तो नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2,
अगर छिपा हुआ नहीं है तो देखिए कहीं उस पर धूल मिट्टी तो जमा हुआ नहीं है, कहीं वो एकदम लावारिस की तरह तो पड़ा हुआ नहीं है। देखिए जिस प्रोडक्ट को आप खुद प्यार नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को दुकानदार भी प्यार नहीं करेगा, उस प्रोडक्ट को दुकानदार प्यार नहीं करेगा तो जो खरीदार है, जो कस्टमर है, वो भी प्यार नहीं करेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने बैग के अंदर में एक छोटा सा डस्टर रखें। इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है, ये दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अगर हम एक छोटा सा डस्टर निकाल के अपना प्रोडक्ट को झाड़ झूड़ के रखते, दुकानदार को भी देख के अच्छा लगता है कि ही इज ट्रीटिंग माई शॉप एज हिज शॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इट इज मैं आपको क्या बोलूं, इट इज अ साइकोलॉजिकल थिंग। जो दुकानदार होता है वो शिव कुमार जी, ही विल रियली लाइक इट दैट यू आर ट्रीटिंग हिज शॉप। आपने किस साफ किया तो उन्हीं का दुकान में किया ना, उनका खरीदा हुआ माल, उनका लिया हुआ माल आपने किया। सो दैट इज नंबर 2। नंबर 3, पीओपी मटेरियल थोड़ा देख लीजिएगा। ये पॉइंट नंबर 1 का ही एबीसी मैं बोल रहा हूं। अभी नंबर 2 और नंबर 3 में एक्चुअली मैं गया नहीं हूं। पॉइंट नंबर 3 है पीओपी मटेरियल, पॉइंट ऑफ परचेज का, टैंगलर्स, शेल्फ टेकर्स, पोस्टर्स। थोड़ा देखिए, कहीं कहीं आप देखेंगे पोस्टर पहले आप लगा के गए, फट गया एक जगह। अगर आपके पास सेलोटेप है, सेलोटेप लगा दीजिए। नया पोस्टर है, नया पोस्टर लगा दीजिए। लेट द कस्टमर, लेट द क्लाइंट, द रिटेलर फील दैट यू रियली केयर अबाउट द सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि ये बिकेगा अगर ये सही तरीके से लगाया जाए। तभी आप कोशिश करो। कभी कभी आप देखना आपके कोशिश के ऊपर वो रिटेलर इंप्रेस्ड हो जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिटेलर टू अंडरस्टैंड व्हाट माय प्रोडक्ट, माय कंपनी मीन्स टू मी। इसके चलते आप देखना रिटेलर को आपके प्रोडक्ट से, आपसे प्यार होगा। रिटेलर विल थिंक दैट ही इज माय गाय, ही टेक्स माय शॉप एज हिज शॉप। रिटेलर से पूछ के लगाइए कि सर यहाँ पे लगा दूं, ये सर ये फट गया, मैं एक सेलोटेप लगा देता हूँ। दिखा के ना दिखा के कैसे भी करके कीजिए, पर वो जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है, पर आप अपना काम करके आइए। दैट इज पॉइंट नंबर 1 का एबीसी। पॉइंट नंबर 2 पे जाता हूं। अगर कोई प्रोडक्ट डी ग्रोथ दिखता है ना, पॉइंट नंबर 2, बहुत ज्यादातर टाइम ये होता है कि जो दुकानदार है या उसके जो 2-3 बंदे होंगे दुकान में, उनको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कभी कभार कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर खाने का प्रोडक्ट है, कभी पता चला उसने कभी खाया नहीं है, स्पेशली व्हेन इट्स अ न्यू प्रोडक्ट या न्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसने कभी खाया नहीं है, उसने कभी अगरबत्ती जलाया नहीं है, उसका स्मेल उसने देखा नहीं है, कब तक रहता है उसको मालूम नहीं है। सो ही विल नॉट फील कॉन्फिडेंट अबाउट सजेस्टिंग दैट प्रोडक्ट टू अ कस्टमर। कोई बहुत सारा कस्टमर होता है बोलते कोई अच्छा सा क्रीम बिस्किट दीजिए। बहुत सारा कस्टमर होता है जो बोलता है कोई अच्छा सा अगरबत्ती दीजिए। बहुत कस्टमर होता है बोलता है मेरे को एक ना थोड़ा सा वो लेमन का स्मेल वाला कोई अच्छा वाला साबुन दे दीजिए। नो, जो साबुन चलता हुआ है वो बंदा तो वही निकाल के देगा। इट हैपेंस विद मी एज वेल। जब तक कि मैं खुद चूज ना करूं, 99% ऑफ द टाइम आई समटाइम्स डोंट चूज, स्पेशली अगरबत्ती एंड ऑल। हु चूजेस, हु रिमेंबर्स? माय वाइफ डज, बट देन इट्स नॉट ऑलवेज द सेम। नाउ what is important is we have to make sure that my customer, my retailer, Shiv Kumar ji and his do chotus, they remember and they know the qualities of my product. So I am talking about product knowledge. Product knowledge to the highest core possible. अगर उनको सुनाना है तो सुनाइए, अगर उनको खिलाना है तो खिलाइए, अगर जो भी कुछ करना, सैम्पलिंग होता ही है, अगर जो कुछ भी आपको करना ठीक लगे आप कीजिए, so that they feel confident about the product. वो बोलेंगे बहुत अच्छा है, आप खा के देखिए अच्छा लगेगा। No, let them be confident. अगर उन पे प्रोडक्ट नॉलेज उनको होगा तो वो आपका प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, बिकेगा। सो नंबर 1, विजुअल मर्चेंडाइजिंग ऑफ ऑल सॉर्ट्स, पीओपी, शेल्फ टेकर्स, पोस्टर्स, सारा कुछ साफ सफाई एंड इन अ विजिबल लोकेशन। आप खुद सजा के आना, मत बोलना कि उनको थोड़ा सजा दीजिएगा। मत बोलिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी आएगा, मत बोलिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर का आदमी आएगा और आके वो करके चला जाएगा। You do it yourself. It will, I tell you, this will create the very important relationship between you and the retailer. And then we will come to point number 3. So point number 1 क्या था? Visual merchandising. Point number 2 क्या था? Product knowledge. Point number 3 क्या है? Abundance. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। ये आपको सेल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। देखिए, आप अगर किसी सब्जी का बाजार में घुसते हैं, आप बाजार का मेन जो गेट है, मेन जो डोर है, एंट्री एरिया है, वहां से घुसे, आपको आलू खरीदनी है, प्याज खरीदना है, आपको 1 किलो आलू 1 किलो प्याज चाहिए। आप घुसे, आपके दाहिने तरफ देयर इज एन ओल्ड मैन सिटिंग विद अबाउट 2-3 किलोज ऑफ प्याज, विच इज अनियन, एंड अबाउट 2-3 किलोज ऑफ पोटैटोस, आलू। ठीक है, और इस तरफ आप जाए तो इस तरफ वही अनदर बुजुर्ग आदमी वो बैठा हुआ है, एन ओल्ड मैन सिटिंग विद अबाउट 50 किलोज ऑफ आलूज एंड 50 किलोज ऑफ प्याज। मोटा मोटी प्राइस आर द सेम, मोटा मोटा नो, प्याज का दाम इधर में जो है उधर में वही होगा, आलू का दाम इधर में जो है, अगर क्वालिटी सेम है तो वही होगा। नाउ ऑनेस्टली आस्किंग यू, आप किस दुकान की तरफ बढ़ जाएंगे? Will you go to the person who is selling 2-3 kilos, or will you go to the other guy who has got a lot of the same product?
अगर आपका जवाब सेकंड वाला है कि जिसके पास बहुत सारा माल है, तो जाहिर सी बात है, यू हैव गॉट माय पॉइंट, कि जिस दुकानदार ने बहुत सारा स्टॉक रखा होगा उसका जल्दी बिकता है। अबंडेंस, जो कि बहुत सारा, अबंडेंस अट्रैक्ट्स पीपल। तो the moment I walk into a store, when I see a lot of these products are there, I will naturally try and find out more about the product. I will naturally try and see what is this product all about. मैं try करने को तैयार हूँगा। It is a psychological thing that will tell me that probably this particular product sells more. Probably this particular product is selling because of which he is putting this product up here. So, ये दुकानदार को भी समझाने की जरूरत है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर आप यही एग्जाम्पल का यूज करो। अगर इसी एग्जाम्पल का यूज ना करने का मन है तो आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल का यूज करो, पर उनको समझाओ कि अबंडेंस, आप प्रोडक्ट ज्यादा रखिएगा तो ज्यादा बिकेगा, 2-3-4 रखेंगे तो बिकेगा नहीं। सो ये 3 चीजें आर द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट कॉमन रीजंस व्हाई डिग्रोथ देखने को मिलता है। बाकी देखिए कुछ टेक्निकल चीजें हैं, हो सकता है दाम के प्रॉब्लम, हो सकता है पैकेजिंग का प्रॉब्लम, हो सकता है कंपटीटर हैज क्रिएटेड एन एंट्री बैरियर फॉर द टाइम बीइंग। ये सब बहुत अलग डेप्थ की बात है, मैं कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा। एंट्री बैरियर मतलब हो सकता है आप लॉन्च करने वाले थे और हो सकता है कि आपके कंपटीटर को मालूम चला कि यू आर कमिंग आउट विद द सिमिलर प्रोडक्ट, तो कंपटीटर क्या करता है, बहुत सारा उन्हीं का वैसा ही वाला प्रोडक्ट लंबा चौड़ा स्कीम देके डंप कर देता है कि वो प्रोडक्ट आपका जब लॉन्च हो तो आप आप बेच ना सके। तो so most of the time the brand management team actually takes care of these things, and these products are, which is why kept secret, and the launches are done in a manner so that nobody gets to know. But then अगर पता चल भी जाता है, the brand management team comes up with other ideas and this thing. मेरा यही सिर्फ कहना है कि ये जो पूरा वीडियो मैं बनाया हूँ या बनाने जा रहा हूँ या जो खत्म होने वाला है, ये पूरा वीडियो आप जो देख रहे हो, ये वीडियो का मूल यही है कि सेकेंडरी सेल्स और प्राइमरी सेल्स के बेसिस पे सेल करेंगे, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। टर्शियरी सेल्स समझना, जानना, उसके बेसिस पे सेल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करके आप करेंगे, कैसे करके आप स्टॉक जो ओवर द काउंटर सेल हो रहा है उसका पता करेंगे, वो आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता सकता हूं जो मैं अभी आगे आपको इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। बाकी जो ये है कि जो डिग्रोथ होता है तो उसके मैंने रीजंस बताए, उसका आप ख्याल रखिएगा। जो ग्रोथ होता है उसका आपको पुश करना है, वो पुश कैसे करना चाहिए, वो पुश कैसे करके होता है, या पुश तो नहीं बोलूंगा, वो कैसे करके वो सेल्स लॉजिकली सेल करना चाहिए, उसके ऊपर भी इसका ऊपर वीडियो तो नहीं बन सकता, पर कभी अगर हम लोग फेस टू फेस कई सेशन में या ऑनलाइन सेशन में अगर हम मिले तो मैं जरूर इस पे डिस्कस करूंगा। Now let us move towards that format that I've been talking about, which actually tells us how do we take care of the tertiary sales, how do we manage, how do we take stocks, and how do we make use of the data of stocks in order to make sales happen manually. मैं पीडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ओल्ड फैशन, बट ये ओल्ड टाइम एक प्रोसेस है which really works. Let's get to the whiteboard. So now the format that I've been talking about. Now this is a format which is manual, old time because ये paper and pen से किया जाता है, like I said before. And इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊंगा, या I don't know what to call it, is that this particular thing आज के ज़माने में शायद मुश्किल है, क्योंकि हम लोग सब PDA और वो सॉफ्टवेयर्स and stuff like that, we use certain things which are more technically advanced. But the crux of the matter remains, हम कुछ भी यूज़ करें, at the end of the day ये ज़रूरत है कि हम कैसे भी करके टर्शियरी सेल्स, यानी कि जो काउंटर ऑफ टेक जो होता है उस पर ध्यान दें, और वो फिगर्स हमारे लिए जो ऑथेंटिक फिगर्स है जहां तक हो सके, इनफैक्ट मैं जहां तक बोल रहा हूं, बट ऑनेस्टली कंप्लीटली ऑथेंटिक फिगर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर ऑफ टेक नहीं समझ में आएगा तो सेल्स नहीं समझ में आएगा। सेकेंडरी सेल्स से कंपनी या प्रोडक्ट का ग्रोथ समझना ओनली सेकेंडरी सेल्स से संभव नहीं है। We need to understand tertiary sales. So what I'm going to do is I'm going to show you in this whiteboard the format which I would normally have used. I have used this before. I have seen people using it,
And the most important part is this particular format, मैं white board पे ये format दिखा रहा हूँ, लेकिन honestly speaking, yes, the same format can be replicated in a A3 size sheet, यानी कि A4 का डबल जो होता है, अगर ऐसा एक शीट हम यूज करें तो उसमें ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आ जाता है। देखने से लगता है, जबकि मैं समझाऊंगा अभी, देखने से लगता है कि इस फॉर्मेट में बहुत सारे फिगर्स डालना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट आप एक बार डालना शुरू करोगे तो इसकी मस्ती इतनी है कि बिना इस फॉर्मेट के शायद आप काम ही ना कर पाओ। नाउ लेट मी टेल यू, ये पेपर एंड पेन फॉर्मेट है। अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो आप पेपर एंड पेन फॉर्मेट ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइंड आउट अ वे एंड अ मीन्स टू डू द सेम थिंग आइदर इन योर सॉफ्टवेयर और द पीडीएफ दैट यू आर यूजिंग और ऑन एक्सेल शीट और एनीवेयर यू वांट इट, बट मेक श्योर you work with tertiary sales. Only calculating or counting or collecting tertiary sales figures is not important or not enough. What is enough? What is important is after the tertiary sales are calculated, you also analyze the tertiary sales, help the retailer, which is in our case, which is Shiv Kumar ji, help Mr. Shiv Kumar analyze the tertiary sales and work with it. And this particular process will help, like I said earlier, will help Mr. Shiv Kumar not to overstock, will help you not to oversell, will help you understand which of your products are doing well, which of your products are not doing well. If they're doing well, fantastic, focus on them, sell more. If they are not, you will get to know on time as to which are the products which are not selling for whatsoever reason, and if you know the reason, you can act upon it. Let's get to the format. Okay. Now, as you can see, what I have done here is these are cubes here, and these are columns, and these are rows. The columns are visit. These are all visits. Okay. So if you're making 2 visits a month, it will be visit 1 and visit 2. If you're doing 1 visit a month, it will be visit 1 every month. So visit 1. Visit 2, visit 3, visit 4, visit 5. These are all visit figures. I will tell you how to make use of these columns. And these SKUs here are SKU1, SKU2. If these are products, then products. If the products has variants, then it becomes SKUs. So you know what are SKUs, right? Stock keeping units. So SKU1, 2, 3, 4, 5, 6, and it can go up to whatever number. In one particular sheet like this, if you have SKUs at one side, you can probably have at least 30 to 40 visits in one go. And 30 to 40 visits is good enough to carry on maintaining. You know, once you have finished your 30 to 40 visits, you can shift to another A3 size sheet. All you have to do is to probably take out the sheets that are on that day's beat route, you know, that day's route call plan. So suppose for an example, you are going to visit about 30-40 stores on that particular day. It could be A category, B category, C category or D category stores. But every time you visit, every day you go out, all you need to do is to take out those 20, 30, 40 sheets and put them in a bunch. And if the sheets are, if you would want to make them in a proper manner, get some 300 GSM sheets or maybe 180 GSM sheets, it depends. But make sure your sheets are neat and clean. Now what do we do with these sheets? Okay. Suppose, see, visit 1, visit 2. Now I am assuming that you are starting this whole process all of a sudden and you have not been doing this. So you do not have the figures other than secondary figures or maybe primary figures. You do not have the tertiary figures. So you have not been taking stock counts. So you start one fine morning. Okay, so now over here what I am going to do is I am going to assume. Okay, so all these figures that I am going to put in here are all assumptions, but you will find out even the assumptions will be close to reality, and whatever the assumptions are, we will work on those assumptions only, and we will still get to understand. So say for an example, on your first visit, in the sense when you start this afresh, say from tomorrow. Okay, when you start your first visit of this particular retailer, see, this is retailer 1. Okay, the first retailer you have visited. On the first visit, you find out that your SKU1, there are about 4 pieces left. So what do? See, this is a box. In the upper left corner, you write 4 and you encircle it. It's very simple. Okay, you encircle it. Now you go to SKU2. You see that there are 6 pieces left. You write 6 and encircle it. That's about it. SKU3, you find out 12 pieces are left. Okay. I'm sorry. Say for an example, 12 pieces are left. Okay. Now SKU4.
Okay, SKU4, for an example, you might find out that there are about 8 pieces left, and SKU5 there are nothing left. You could not find any SKU5, for an example. Now, in this particular visit, since you do not have any data as to on the basis of which you know what has been sold from the store counter, the only thing that you can do is you can assume. So 4 pieces are left. We are assuming that you give him an order of another 12 pieces. एक दर्जन रख लीजिए. You 1 dozen आपने 1 dozen का ऑर्डर लिया. जो भी आपने ऑर्डर लिया ना उसको बीच में लिखना है. सो 12 पीस का आपने ऑर्डर लिया, यहाँ पे बीच में आपने लिख दिया. 6 पीस पड़ा हुआ था, आपने मान लीजिए और 6 पीस का ऑर्डर लिया है. ठीक है, ये हम सब मान के चल रहे हैं. ये ओरिजिनली जो प्रैक्टिकली आप करेंगे सो करेंगे. आपको यहाँ पे फिगर डालना है. जो आप फिगर डालेंगे उसके बेसिस पे ये काम करता रहेगा. ना ये 12 है, आपने मान लीजिए 12 पीस पड़ा हुआ. नाउ दैट इज प्रोबेबली अ हाई फिगर, प्रोबेबली. अब पता नहीं, हो सकता है कि इनके पास 48 पीसेस आप देके गए थे, उसमें से 12 पीस पड़ा हुआ हो, या 18 पीस दे गए थे, उसमें से 12 पीस पड़ा हुआ हो. तो हमको क्योंकि ये जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली कितने पीसेस पड़ा हमने दिया था पहले, या जानकारी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हम मान लेते हैं कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम पकड़ लेते हैं 12 पीस पड़ा हुआ, हम 6 पीसेस का ऑर्डर यहाँ पे लेते हैं. ये 8 पीस पड़ा हुआ है, इसका भी हम लोग क्या करते, 6 पीसेस का ऑर्डर लेते हैं. ये एकदम कुछ भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो ये मुझे लगता है कि काफी अच्छा बिक रहा है, तो मैं शायद 24 पीस का ऑर्डर इसमें ले लूं. सो आई हैव रिटन 24 हियर. इज दिस फाइन? नाउ आपको देखना पड़ेगा. देखिए आपने क्या किया अभी तक ये ऑर्डर्स तो चलो बात की बात है. आपने सिर्फ इतना किया है कि आपने रिटेलर जो आपका है उनसे आपने रिक्वेस्ट करके मुझे थोड़ा स्टॉक ले लेने दीजिए. जो भी उनके पास स्टॉक आपको दिख रहा है सिर्फ स्टॉक्स यहाँ पे लिख लेना है. और ये पहली बार की तकलीफ है, ये जो 12, 6 ये पहली बार की तकलीफ है. फिर भी आपको हो जाएगा, मोटा मोटा एक अंदाजा हो जाएगा. ये ऑर्डर पहली बार, मतलब जो ये अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो पहली बार आपको अजम्पशन से ही लेना पड़ेगा जैसे आप करते आ रहे हैं. बस इतना ही रहेगा कि आपके पास ये वाला फिगर रहेगा. बड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है अपने आप को जब ये टर्शियरी फिगर आपके पास सामने होता है कि ये इतना पड़ा हुआ है इनके पास. मैं आपको बताऊंगा आगे. अभी आपको ये आपने ऑर्डर्स लिख लिए यहाँ पे. अभी उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर आपको मिल गया है. आपको सिर्फ ये करना है कि अपने आप इसमें लिख लेना है जो टोटल ऑर्डर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सो 12 + 4 इज यहाँ पे 16. 6 + 6 इज 12. यहाँ पे मतलब आप कितना छोड़ के जा रहे हो, ये ऑर्डर आने के बाद की बात है. और ये अजम्पशन भी देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ये 16 लिख रहे हो ना, ये इस वक्त उनके पास 16 मौजूद नहीं है. लेकिन ये जायज सी बात है कि ये प्रोडक्ट्स अगले दिन, उसी दिन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले दिन तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए. नहीं तो फिर आपका जो ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस फेल कर जाएगा. यानी कि सिर्फ सेल्स कलेक्ट करना नहीं, आपको फॉलो अप करके ये ऑर्डर्स घुसा कि नहीं घुसा, ये ऑर्डर्स उनके वहां पे डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ रिटेलर के पास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये 12 + 6 यहाँ पे 18 पे हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका 8 + 6 14. ओके, अभी ये सारा कुछ हो गया. ये आपने जो कैलकुलेशंस यहाँ पे दिया है इसको यहीं तक रखना है. फर्स्ट विजिट में आप इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो. मैं आपको एक बार बता दूं, ये पूरा प्रोसेस का मजा, यानी कि ये पूरा प्रोसेस का आनंद लेने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज टू मेक श्योर यू ऑनेस्टली, पायसली, बड़ा दिल से 4 विजिट इसी तरह से कंप्लीट कीजिए. 4th विजिट से आपको जो मजा आने वाला है आप सोच नहीं सकते हो. चलिए, अभी ये हो गया, आपने 16 पीस यहाँ पे टोटल छोड़ के गए. 12 पीस आपका, मतलब कल तक ये 12 पीस हो जाएगा इनके पास. अब आप अगले विजिट में आए. अगले विजिट में आने के बाद आपने देखा यहाँ पे 5 पीस पड़ा हुआ है, मान लेते हैं. यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे 7 पीस पड़ा हुआ है, मान लेते हैं. यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 9 पीस पड़ा हुआ है. ओके, यहाँ पे ये आप सिर्फ स्टॉक ले रहे हो, कोई वो नहीं है, मतलब जो स्टॉक है सो है. तो यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे शायद इस बार 4 पीस पड़ा हुआ है, और इस बार आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे 2 पीस पड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये SKU5, SKU1 में 5, 2 में 7, 9, 4 एंड 2 पीसेस पड़ा हुआ है. ठीक है, अभी बड़ा सिंपल सा बात है. अभी देखिए मजा आने वाला है. अभी आपको क्लियर कट ऑफटेक मिल जाएगा. 16 पीस आपने टोटल छोड़ के गए थे, आप 5 पीस पड़ा हुआ है. यहां पे आपका जो टर्शियरी फिगर है वो आता रहेगा. यही चीज हर बार आपका ग्रोथ या डिग्रोथ दिखा देगा, उस काउंटर से क्या सेल हो रहा नहीं. तो इसमें 16 - 5 दिस प्लस दिस यहाँ पे हुआ है. मैंने यहाँ पे एक बार छोटा सा प्लस कर देता हूं
आप लोगों के याद रखने के लिए, ये प्लस है सब, ये सब प्लस है। 0 + 24 24, 4 + 12 16, ऐसा ही आ रहा है। अब 16 - 5 होगा, 12 - 7 होगा, 18 - 9 होगा, ये माइनस होगा। माइनस हो गए ओके, आपको यहाँ पे लिखना है। ये इज इक्वल टू देने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 16 - 5 आपका यहाँ पे 11, 12 - 7, ये आपने अभी ऑर्डर लिया ही नहीं है, आपने सिर्फ स्टॉक लिया है, और स्टॉक लेते साथ साथ आप ये कैलकुलेट करो। 12 - 7 इज 5, मैंने कैलकुलेट सही किया, 8 9 10 11 12 करेक्ट। 18 - 9 इज 9, 14 - 4 इज इक्वल टू 10, 24 - 2 इज इक्वल टू 22। अब देखिए मजा आएगा। आपका सेकंड विजिट, आपने कसरत करके हाथ जोड़ के सिर्फ उनसे बोला था कि सर आप मेरे को थोड़ा स्टॉक लेने दो, 2-4 बार। उसमें से दूसरी बार आपको मालूम चल गया कि उनका वहां से 11 पीस बिका है, 5 पीस बिका है। अगर मान लीजिए इस बार क्या होगा, वो अगर स्टॉक नहीं दिखाते हैं, बाई चांस उनका स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ, तो आपको यहाँ पे कम दिखेगा, नेचुरली सेल ज्यादा दिखेगा। वो कभी नहीं चाहेंगे, वो दिखाएंगे स्टॉक। अभी देखिए, ये मतलब ये हो गया 11। अभी आपके सामने अब ये फिगर और ये फिगर का कमाल है। सर 16 पीस में देके गया था, 11 बिका। एक्सपेक्टेड है कि सर अगली बार तो सर 18 बिकेगा। अभी यहां पे आपकी सेल्समैनशिप, यहाँ पे आपकी नेगोशिएशन टेक्निक, जो आपकी रिलेशन, जो आपकी समझ, जो आपका मार्केट के ऊपर जो आपकी एक्सपर्टीज है, आपका प्रोडक्ट एक्सपर्टीज, आपकी एक्सपीरियंस, आपने जो एक्सपोजर दिखाया है, ये सारा कुछ यहीं पे आएगा। तो आपको बोलना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अपने रिटेलर से आपने बात करी है और आपने बताया कि सर 16 पीस दिखे गया था, सर देखिए 11 आपका बिक गया है। आप 16 पीस की बात की भी करनी जरूरत नहीं है, सर देखिए 11 बिक गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार 18 तो बिकेगा सर। मैं आपको सर कम से कम सर अभी क्या दूं बताइए, कम से कम मतलब अभी मैं 11 देकर 18 दे दूं सर। अभी देखिए आपके पास बचा हुआ कितना है, 5, तो 18 देंगे तो 18 + 5 हो जाता है। ये अभी आपके ऊपर है, लेकिन 12 अगर आप देंगे, अगर आप 6 के मल्टीपल्स लेते, 12 + 5 आपका 17 होता है। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे आपको बढ़ाने का मौका मिल जाता है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, ऐसे भी मौके आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर मैं आपको एक काम करता हूँ सर 18 20, तो सर 2-4 ज्यादा भी रह जाएगा, अगली बार एडजस्ट कर देंगे सर। एडजस्ट मतलब अगली बार दिख जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 हफ्ते की बात है या 2 हफ्ते की बात है सर, वो तो हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 18 पीसेस का ऑर्डर ले लिया। देखिए बड़ा लॉजिकली है ये बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है, सब कुछ उनके सामने है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि आपके 5 सेल हुए हैं, 7 पड़ा हुआ है। तो अगली बार अगर आप एक्सपेक्ट करो कि मतलब, क्योंकि आपके पास इधर का सेल फिगर नहीं है, तो आप बोल नहीं सकते कि सर ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला ये 4 विजिट ना उन पे ज्यादा हावी नहीं होने का, ठीक है। आप ना उनको दिखाइए कि आप दोस्त हैं, आप यू आर विथ हिम इन द बिजनेस। दिखाइए मतलब कि दोस्त ही बनना है, कोई हम मतलब किसी को धोखा देने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। बस उनको दिखाइए कि यू आर इजी ऑन इट एंड यू गो इजी ऑन इट। तो ठीक है, थोड़ी दिन की बात है। आप तो ये 7 पड़ा हुआ है, 5 आप कोई बात नहीं, आप अच्छा भला मान के 7 पड़ा हुआ है, 5 आपका सेल हुआ, आप मान के चलिए कि अगली बार आपका 12 सेल होगा, 9 सेल होगा। तो 9 सेल होगा तो यहाँ पे आप ना एक राउंड फिगर करके आप 6 पीस का ऑर्डर ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। अभी 6 पीस का ऑर्डर ले लिया आपने, यहाँ पे 9 पीस पड़ा हुआ है, 9 पीस सेल हुआ है, 9 पीस पड़ा हुआ है, मतलब टोटल 18, आपका सेल हुआ 9 पीस है। तो आप और 9 पीस का ऑर्डर तो ले ही सकते हैं, लेकिन राउंड फिगर करके इसको आप 12 कर दीजिए। ये जो राउंड फिगर्स की मैं कहानी बोल रहा हूँ ना, ये राउंड फिगर्स का कहानी तब वो इस्तेमाल होगा जब आप धीरे धीरे करके आपका शेल्फ शेयर जो बोलते हैं ना, शेल्फ मतलब आप उस दुकान में आप ही की तरह के, आप ही के वेरिएंट के और प्रोडक्ट्स के बीच में आपका शेयर, आपका परसेंटेज शेयर ऑफ योर प्रोडक्ट्स कितना है, वो धीरे धीरे करके आप बढ़ा सकते हैं, जो शेल्फ स्पेस बोलते हैं। तो ये हो गया 12, ये 14 से ये 4 पड़ा हुआ था, आपने देखा 10 सेल हुआ, तो 10 सेल हुआ, तो इस बार तो भैया 12 सेल तो पकड़ के मिनिमम चल ही सकते हैं। मैं तो बोलूंगा 18 का बात करें, अगर वो नहीं मानता बोल ओके सर 12, मतलब जस्ट बी नॉर्मल। तो अब मैं यहाँ पे 12 ही लिख रहा हूँ, तो 12 का यहाँ पे मैंने ऑर्डर ले लिया। यहाँ पे 24, 2 पड़ा हुआ है, ये अच्छा सेल होता है, 2 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं तो 36 पीस का ऑर्डर लूंगा ही लूंगा। ये इतना तो सर आपको करना पड़ेगा सर, जहां आपने बोला था सर कम करने के लिए, सर मैंने कम कर दिया सर। यहाँ पे तो देखिए सर, ये तो सेल है, ये 36 पीस का ऑर्डर, तो अगर मेरे जगह आप हो तो शायद आप इसका 48 पीसेस का ऑर्डर लो, वो भी चलेगा। लेकिन ये इस तरह से, अब ये आपका बड़ा सिंपल सा है। 5 + 18 कितना हो गया, 18 19 20 21 22 23, तो ये टोटल आप कर दीजिए 23। सेम प्रोसेस, 7 + 6 कितना हो गया, 6 + 6 12 13, ये 13 हो गया। 12 + 19 कितना हो गया, 12 + 9 कितना हो गया, 12 + 20, ये हो गया 21,
यहाँ पे सॉरी ये 21 दिखना चाहिए, 27 नहीं, 21, ये 12 प्लस 4 हो गया 16, और यहाँ पे आपका आ गया 36 प्लस 2 यानी कि 38 पीसेस का आपका टोटल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक नहीं, इनका होल्डिंग, स्टॉक होल्डिंग ये बन गया। आशा करिए और इसको करिए कि ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक कल शाम तक, मतलब आज अगर आप दोपहर को ले रहे, शाम को ले रहे ऑर्डर, या आपको मालूम है ये ऑर्डर आ रहा है, तो कल शाम तक ये स्टॉक भर जाना चाहिए। ये स्टॉक भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर वो जो सीरियसनेस ऑफ द होल प्रोसेस, जो सीरियस, तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक अगला दिन डिलीवर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बार हो गया आपका, आपको ये सारा डिटेल आपको मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब बड़ा सिंपल। फिर वापस आप आ गए, आपने देखा इधर 6 पड़ा हुआ है, इधर आपने देखा 4 पड़ा हुआ है, इधर आपने देखा 8 पड़ा हुआ है, इधर आपने देखा 6 पड़ा हुआ है। मैं बात की बात बोल रहा हूँ, कुछ भी पड़ा हो सकता है, जो भी पड़ा हुआ होगा, बस इसमें सिर्फ एक ही होगा, अगर आपको ग्रोथ दिखेगा या आपको डिग्रोथ दिखेगा या आपको सेम दिखेगा। सेम का मैं इतना चिंता नहीं कर रहा हूं, पर सेम या डिग्रोथ ये अगर होता है ना, तो उस पे आप जो 3 रीजंस की बात मैंने पहले वीडियोस में बताए हैं, वो उसका फॉलो कीजिए। और अगर वो 3 रीजन से ऊपर जाके अगर कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपके एक्सपर्टीज और एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 6 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे इस बार 4 पड़ा हुआ है या 6 पड़ा हुआ है, जो भी है, इसको चलिए, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसका स्टॉक 6 पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी फिर सिंपल है, 23 माइनस 6, ये माइनस होगा, बड़ा सिंपल। 23 माइनस 6 इज हाउ मच? ये प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 23 माइनस 6 इज 23 माइनस 6 इज 19, इज इट? 20, 21, 22, 20, नहीं। So ये बड़ा आसान है। 23 माइनस 6 17। तो ये बड़ा आसान है, ये 23 माइनस 6 आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे 23 माइनस 6 17 हो जाता है। 13 माइनस 4 आपका 10 11 9 10 11 10 11 12 13 नहीं 9, हाँ ये हो गया 9, ये हो गया कितना? 21 माइनस 8 कितना होता है? 20 माइनस 8 इज 12, तो 13 हो गया ना। 8 9 10 11, हाँ 12। 16 माइनस 6 इज 10 और 38 माइनस 6 इज 32। तो ये बड़ा आसान है। अभी क्या करना है आपको, ये माइनस ये देखिए मैंने लिख दिया ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए। सो 23 माइनस 6 इज 17, मतलब ये आपका सेल हुआ है। 13 माइनस 4 इज रोलिंग। सो अब बड़ा सिंपल है, अब आपको वही करना है जो आपने पिछली बार किया था। 23 माइनस 6, 13 माइनस 4, मतलब 23 लास्ट बार का स्टॉक होल्डिंग, जो फाइनल स्टॉक होल्डिंग था, और इस बार का आपने स्टॉक लिया तो ये पाया। सो 23 माइनस 6 17, 13 माइनस 4 इज 19, 21 माइनस 8 इज 13, 16 माइनस 6 इज 10, 38 माइनस 6 इज 32। बड़ा सिंपल है। अब धीरे धीरे मजा आने लग गया, मतलब ग्राफ फॉर्म होना शुरू हो गया। अभी आपको देखिए ये 3rd विजिट हुआ है, 3rd विजिट में ऑर्डर लेने से पहले आपको मजा आने लग जाएगा। देखिए ये आपने 11 देखा, 11 का ऑफटेक हुआ था, ये 17, मतलब क्या ग्रोथ हो रहा है। ये 5 का ऑफटेक हुआ था, 9 ग्रोथ हो रहा है। 9 13 10 10, ये स्टैग्नेंट जा रहा है। अभी हो सकता है अगले बार घट भी जाए बढ़ भी जाए, और देखना पड़ेगा। ये 22, ये 32, ये मतलब हाई ग्रोथ वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल। ये आपने देखा, एक तो ग्रोथ दिख रहा है 11 17, दूसरा आपके पास 17 का वैसे ही है, तो आप तो यहाँ पे 24 पीसेस का ऑर्डर लेंगे ही लेंगे, विच इज नेचुरल। अगर आपका बस चले, इफ यू आर अ गुड सेल्स पर्सन, इफ योर रिलेशन इज गुड, इफ यू नो हाउ टू पुट थिंग्स ऑन द टेबल, तो आप इसको 24 छोड़िए, आप इसको 36 पे ले सकते हैं, पता चला 48 भी ले सकते हैं। पर मैं आई एम गोइंग वेरी सिंपल एंड नॉर्मल, धीरे धीरे बढ़ेंगे, किसी पे जोर नहीं, किसी पे दवा नहीं, रिलेशनशिप बना के रखेंगे ताकि जरूरत पे काम आए। सो मैं ये करूंगा कि यहाँ पे 17 का सेल हुआ है, मैं यहाँ पे 24, यानी कि 24 प्लस 6, मैंने यहाँ पे 30 छोड़ के जाना है, ठीक है। और यहाँ पे 9 बिका है, तो मैं यहाँ पे 12 एक्सपेक्ट करूंगा। तो ये 4 जो है ये मैं बफर रख दूंगा, मैं तो यहाँ पे 12 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो 12 ही लिखूंगा। 12 प्लस 4 16 हो गया मेरा। हालांकि ये अगर मेरा बस चले, अगर आपको ठीक लगे तो आप 18 का ऑर्डर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 24 का ऑर्डर लीजिए, आप 100 का ऑर्डर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं हिसाब से, फिर से मैं बता रहा हूँ, आई एम गोइंग वेरी नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे 13 पीसेस का सेल हुआ, मैं 8 को थोड़ा अनदेखा कर दूंगा। सर 13 बिका है, सर मैं कम से कम सर
24 तो दे दूंगा। तो वो बोलेंगे नहीं 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 24 का क्या करेंगे यार, 13 ही तो बिका है, तुम चलो यार, तुम चलो 12 दे दीजिए 12। अभी बात उनकी सही है, आप बोला सर चलिए सर, आपकी भी रही मेरी भी रही से 18 कर दिया। ये आप लोगों को मेरे से अच्छा मालूम है कि इसका टेक्निक्स कैसे होता है, कैसे करके बात को टेबल पर रखा जाता है। तो यहाँ पे 10 बिका है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे क्योंकि 10 है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे ज्यादा नहीं। यहाँ पे मैं उनको बोलूंगा सर एक काम करते हैं, देखिए ये एक सेल्स का छोटा सा टेक्निक है, जहां आप कर सके, जहां आपको लगता है यहाँ पे दोस्ती दिखाना चाहिए वहां पे दोस्ती दिखा दीजिए, ताकि जहां पे आपको थोड़ा सा प्रेशराइज करना पड़े वहां पे आप कर पाए। तो यहाँ पे सर यहाँ पे थोड़ा मेरे को लग रहा है ना, यहाँ आपको प्रेशर नहीं दूंगा, 10 था 10 ही सेल हुआ, एक बार और एक हफ्ता और देख लेते हैं कैसा सेल होता है। अभी थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए अपनी ओर से, सर मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 6 पीस है ना सर, मैं आपको 6 ही पीस देता हूँ। बी अ नाइस गाय इन वन प्रोडक्ट आउट ऑफ 30 प्रोडक्ट्स, 1 2 3 प्रोडक्ट में अगर आप नाइस गाय बन जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक इट फॉर माय वर्ड, इट रियली वर्क्स। अच्छा यहाँ पे 32 हुआ, यहाँ पे तो भैया मैं 48 देके ही छोड़ूंगा, क्योंकि इट इज अ हाई ग्रोथ प्रोडक्ट। 22 32 अगले बार 42 का सेल होने वाला है, ऐसा सोच के तो चल ही सकते हैं, देख लेते हैं। अभी सिंपल सी बात है, 12 प्लस 4 इज, यहाँ पे प्लस करेंगे, ये हो गया 16, 18 प्लस 8 कितना हो गया, 18 प्लस 2 हो गया 20, 26, ये हो गया 6 प्लस 6 12, मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये 48 प्लस 6 कितना हो गया, 48 प्लस 2 इज 50 एंड 4 54 का स्टॉक होल्डिंग है इनके पास। तो ये कल शाम तक ये आ जाना चाहिए। आई बात समझ में? नाउ इफ यू रिपीट द सेम थिंग ओवर हियर, विजिट 4, आप देखेंगे यहां पे आपको, मैं ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं इस करके मैं बोल रहा हूं, आप देखेंगे ये जैसे 11 हुआ था, 17 हुआ था, इसी तरह से आप जैसे यहां पे स्टॉक लेंगे 30 माइनस दिस स्टॉक, आपको ये रहेगा स्टॉक, ये 30 आपका एंड स्टॉक है, यानी कि यहां पे आपका एंड स्टॉक आता है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आता है। चलो मैं इसको स्टॉक होल्डिंग नाम दे देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, स्टॉक होल्डिंग स्टॉक। और ये हो गया ऑफ टेक बोले तो टर्शियरी सेल्स, ये मैं टीएस कर दिया। तो आपको ये टर्शियरी सेल्स जो है, इसमें आपको ये विजिट 4 से ना आपको पूरा ग्राफ की तरह दिखने लगेगा। ये मैं फिगर डालना चाहूं तो मैं डाल सकता हूं, मैं डाल इसलिए रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा एजम्पशन पे बेस्ड है। लेकिन मैं अगर एजम्पशंस को अलग रखूं और मैं अगर रियलिटी पे जाऊं तो रियलिटी चेक ये कहता है कि ये कुछ भी हो सकता है, तो इसको मैं खाली छोड़ रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज 11 17 और इसके बाद जो भी होगा उसकी बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हमारा अगला एक्शन क्या, मतलब 11 से 17 यहाँ पे अगर 24 होता है तो हम खुशी खुशी ऑर्डर ज्यादा लेंगे। 11 17 बाई चांस यहाँ पे अगर 15 होता है तो मेरा ऑफटेक घट रहा है, इमीडिएटली वो 3 चीजों पे ध्यान देंगे। मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए वो 3 चीज फिर से बोल देता हूँ। सबसे पहला चीज ये है कि मैं ध्यान दूंगा कि अदर माई प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली विजुअली मर्चेंडाइज्ड, दिख तो रहा है प्रोडक्ट्स शेल्फ में जहां पे दिखना चाहिए, लोगों को घुस के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लीन है कि नहीं, पीओपी मटेरियल यानी कि पोस्टर, टैंगलर्स, शेल्फ टेकर्स वो सब सही है कि नहीं। और थर्ड and the most important is it third? Yeah, third and the most important, प्रोडक्ट नॉलेज चेक करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बंदों का है या नहीं तो वो चेक करेंगे। तो ये 3-4 चीजें करके आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी आपके SKUs है, आपको यहाँ पे बात मेरी मानिए, ये जैसे आपका 5th या 6th तक जाएगा ना, स्टॉक लेने के बाद ना वो दुकानदार, दैट पर्टिकुलर जेंटलमैन हुज नेम इज फॉर अस हु इज शिव कुमार, ही इज गोइंग टू कम अप टू यू एंड से वो वाला आपका चिट निकालिए, वो वाला आपका वो क्लाइंट रिपोर्ट कार्ड, CRC कार्ड दिखाइए जरा, बिकॉज ही वुड वांट टू सी कि कैसा चल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इससे अच्छा ट्रस्ट बिल्डिंग हो ही नहीं सकता व्हेन ही नोज दैट यू आर डूइंग जस्टिस टू हिज शॉप, बीइंग part of a company but still you are working on his behalf। और इसमें हो सकता है कि आपको 1 महीने का झटका लगे, 2 महीने का झटका लगे, लेकिन तीसरे महीने से कोई झटका नहीं लगेगा, आपको समझ में आएगा कि इतना तो सेल होगा ही। आपकी फोरकास्टिंग, आप अगर फोरकास्टिंग कर रहे हो, आपकी फोरकास्टिंग, आपका सेल्स का क्या टारगेट होना चाहिए, क्या टारगेट, कहां पे कितना आप बेचोगे, आप सारा कुछ आप कर सकोगे। आपका बॉस अगर पूछेगा कितना बेच लेगा, आप बोल सकोगे। आपका बॉस अगर पूछेगा कि भैया इस प्रोडक्ट का इस बार इतना ज्यादा टारगेट है, कर लोगे। अगर आपका स्कीम्स आता है तो आपको मालूम रहेगा कि कौन सा दुकान में ये ज्यादा बिक रहा है, तो आपको स्कीम्स मालूम
वहां पे स्कीम्स देने का मजा अलग हो जाएगा। और कोई भी डिस्कशन, कोई भी डिसीजन आप अगर लेंगे, आप उसको ट्रांसपेरेंटली, एथिकली, सबसे बड़ी बात है एथिकली, विदाउट एनी आर्गुमेंट, विदाउट, जिसको हम लोग हैगलिंग बोलते हैं, कि आप जाके दुकान में बोलेंगे सर 12 पीस दे दो, तो बोलेगा नहीं 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 6 दो, बोले सर अभी टारगेट है, अभी ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सर अगले महीने देख लेंगे, ये सब आपको कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। दिस वुड बी अ नीट एंड क्लीन प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल्स। सो अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया है तो ये वीडियो अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, और अगर ये वीडियो अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जहां तक हो सकेगा जवाब दूंगा। और अगर जरूरत पड़े तो आई normally come online, I do sessions online and also for corporates. Do get in touch with me. I will be more than glad to explain to all of you individually or in groups as to how this thing works better. Thank you very much for watching.